हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में भोजन एवं मानव स्वास्थ्य इसके बारे में डिस्कस किया। भोजन के प्रकार आए थे, भोजन के अवयव, प्रोटीन और विटामिन्स इनके बारे में डिस्कस किया। इनकी कमी से कौन सा कुपोषण होता है। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। भोजन वे सभी पोषक तत्व जो भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं, जैसे भोजन के अवयव, भोजन के अवयव अवयव थे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। साथ साथ रिवाइज करते रहिए जिससे आपको रिवाइज होते जाएं और आप बेनिफिट उठा सके। खनिज लवण और लास्ट में आता है जल। ठीक है, ये भोजन के अवयव थे। भोजन दो प्रकार का हमने डिवाइड किया था। एक तो संतुलित भोजन, फर्स्ट आया था संतुलित भोजन, सेकंड आया था असंतुलित भोजन। ठीक है, संतुलित भोजन उसे कहें जिसमें भोजन के सारे अवयव एक निश्चित मात्रा के अंदर हो। ये सारे अवयव भोजन के, उसे संतुलित भोजन। असंतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसके अंदर किसी न किसी एक की कमी हो भोजन के अवयवों की, उन्हें हम कहेंगे असंतुलित भोजन। ठीक है, इसी के साथ में हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे प्रोटीन का डिस्कस कर लिया। प्रोटीन की कुपोषण से दो रोग हो रहे थे, एक तो क्वाकिसोर और कोर रोग, और एक मैरेस्मस लास्ट में डिस्कस किया था। एक विटामिन आए थे ए बी, दोबारा कर देता हूँ डिस्कस। विटामिन ए, बी, B1 था बी का, B2, B3 और सी और डी। इनके जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, जैसे थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और एस्कोर्बिकम और कैल्सीफेरोल, ये इनके नेम थे। विटामिन ए की कमी से हो रहा था बेरी। विटामिन B1 की कमी से हो रहा था, विटामिन B1 कमी से हो रहा था, सॉरी बेरी, तो A1 से हो रहा था रतौंधी। ये था बेरी, ये था राइबोफ्लेविनोसिस। ये रोग है स्टूडेंट्स, ये राइबोफ्लेविनोसिस रोग था विटामिन B2 कमी से। इसे था पेलेग्रा के बाद में आ रहा था स्कर्वी और रिकेट्स। ये रोग थे और ये विटामिन थे। इनके जो साइंटिफिक नेम थे दोबारा से सुन लो। इसका नहीं था, इसका थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, एस्कोर्बिकम और कैल्सीफेरोल। इनका दो का मुख्य रोल है। ये एक तो मसूड़ों को बनाने में और दांतों में इनमें हेल्प हो रहा था। डी का, जैसे हड्डियां और दांत ये बन रहे थे, इनकी कमी होगी तो हड्डियां और दांत जो अंगूठे ना पास आ जाएंगे, हड्डियां मुड़ के एक बेड और संरचना हो जाएगी। ये कमी से रोग हो रहे थे। इसके बाद में ऐसे प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था हमने। प्रोटीन कमी से दो रोग हो रहे थे, एक तो क्वाकिसोर और कोर रोग, और एक था
मेरेस्मस रोग। ठीक है, ये दो रोग होते। कुआ किस और रोग में हो रहा था, जैसे प्रोटीन की कमी हो रही थी, और यहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ में ऊर्जा की कमी, ऊर्जा प्लस प्रोटीन दोनों की कमी हो जाए तो हो जाएगा मेरेस्मस रोग। इतनी बात हमने डिस्कस की। इसके बाद में हम देखते हैं खनिज लवण। ओके स्टूडेंट्स, खनिज लवण वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं, पर जो अपनी बॉडी में अपने लिए आवश्यक है, यूजफुल है, उनका उपयोग होता है। जैसे शरीर निर्माण में हो रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में हो रहा है, या किसी ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है, आदान प्रदान में, तो वो खनिज लवण की हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 आ रहा है सोडियम। सोडियम के बाद आ रहा है पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, और आ रहा है नमक। नमक जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। और कुछ रह रहा है क्या स्टूडेंट्स? एक आ रहा है लोहा तत्व, एक आ रहा है लौह तत्व। ठीक है, तो लौह तत्व इनके जो सूत्र हैं, वैसे तो एक चैप्टर आएगा आगे जो इसमें आवर्त सारणी उनके सूत्र आ रहे हैं, पर यहाँ पर भी आप इनके बेसिक सूत्र याद कर ही लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम Na हो जाएगा, पोटेशियम K हो जाएगा, कैल्शियम Ca, फास्फोरस P, नमक NaCl, और लोहा तत्व लोहा फेरस Fe2+। ये इनके हो जाएंगे नेम, जो हम रासायनिक नेम पढ़ते हैं ना, वो नेम हो जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं इनके प्रमुख स्रोत और इनके कार्य। पहले कार्य देख लेते। स्रोत तो सभी के लगभग लगभग सेम है, एक दो का डिफरेंस, आप लगभग लगभग वो ही लिखे आओगे, तो कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। इधर हम देखते हैं इनके कार्य। कार्य इंपॉर्टेंट है इसका। Fe का कार्य है जो O2 है, ऑक्सीजन, उसका आदान प्रदान। हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन सेकंड चैप्टर में आया था, जो ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीम नामक प्रोटीन। उस प्रोटीन में Fe पाया जाता है, फिर वो ऑक्सीजन को जोड़ के उसका आदान प्रदान करता है, यानी आदान प्रदान हीमोग्लोबिन के साथ। यहां हम ऐसे लिख सकते हैं श्वसन में। ठीक है, ऐसे ही नमक NaCl, इसका काम हो जाएगा थायराइड ग्रंथि का निर्माण। थायराइड ग्रंथि का निर्माण, अगर इसकी कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, जिससे अपना गला है ना, ये फूल के निकल आएगा। तो इसका काम क्या हुआ? थायराइड ग्रंथि का निर्माण। यहां तक आप क्लियर हुए? या थायरोक्सिन हार्मोन भी बोल सकते हो हम यहाँ पे, थायरोक्सिन हार्मोन, ये ठीक रहेगा, थायरोक्सिन हार्मोन। वैसे थायराइड ग्रंथि भी लिख सकते हैं हम, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण। अब हम देखते हैं कैल्शियम और फास्फोरस, इसके दोनों के सेम वर्क हैं और इन दोनों के सेम वर्क हैं। इन दोनों का काम है जैसे दांत कोमा हड्डियों, दांत और हड्डियों के निर्माण में। हमें पता है हमारे दांत और हड्डियां किसके बनते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के। तो ये दोनों का सेम काम है दांत और हड्डियों के निर्माण में। कमी होगी तो ये कमजोर हो जाएंगी। इधर देखें तो इसकी कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होगा।
नमक की जगह थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा, जिससे अपने गले की जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, बाहर निकल आएगी, जिसे गलगंड या घेंगा रोग बोलते हैं। इधर थायराइड हड्डी ये है कैल्शियम फास्फोरस, ये दांत व हड्डियों का निर्माण करते, इसकी कमी हो जाएगी तो दांत और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, टूटने लग जाएंगे। और इधर ये है, इनका दोनों का सेम काम है, जैसे शरीर संतुलन, शरीर संतुलन हो गया, एक हो गया तंत्रिकीय आवेग, तंत्रिकीय आवेग हो गया, और इसी के साथ इसके कुछ काम हो रहे हैं, शरीर का संतुलन, विद्युत अपघटन, विद्युतीय अपघटन, और मांसपेशी संकुचन, मांसपेशीय संकुचन। इन सब का काम, इन दोनों का एक है, इनका एक है, इनका एक है। अब बात आती है भोजन की, जैसे हम लोहे की बात करें, लोहे की, लोहा किन किन, जैसे हरी सब्जियां हो गई, पालक, पत्तेदार सब्जियां, मांस, अंडा, मीट, मछली, नमक, दूध, इसमें हो जाएगा। खनिज लवण में लवण चाहिए, लवण की पूर्ति करें तो अधिकतर जो समुद्री भोजन है, मछलियां हो गई, पत्तेदार सब्जियां हो गई, और जैसे नमक के पदार्थ वो खाने चाहिए। और कैल्शियम फास्फोरस, इससे दूध, मांस, अंडे, मछली, मीट, ये सब, इन्हीं के सब के जो वर्क्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, स्रोत हैं, वो सभी सिमिलर है। तो आप एक के याद कर लीजिए, लगभग लगभग सभी के सिमिलर हैं। तो इधर ये खनिज लवण भी क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं जल के बारे में, डिस्कस करते हैं जल क्या होता है, जल की कमी से या दूषित जल से क्या रोग होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम देखते हैं जल। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, 2 हाइड्रोजन अणु, 1 ऑक्सीजन अणु, छोड़ो इसको। तो हाँ स्टूडेंट्स, आप चैनल को लाइक नहीं करते हैं, जैसे वीडियो डलती है तो उसको आप लाइक नहीं करते हो, और शेयर किया करो, जिससे और बच्चों की भी हेल्प हो सके। अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भी, ठीक है। इतनी बात काफी सर में। जल, जल की बात देखिए तो जो अपनी कंप्लीट अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर जल पाया जाता है, 71% भूभाग पर पाया जाता है जल, 71% पाया जाता है जल। इस जल में शुद्ध जल है, यानी दोनों प्रकार का ही जला जाएगा, लवणीय और अलवणीय, लवणीय भी और दूसरा अलवणीय भी, दोनों ही प्रकार का जल आ जाएगा इस 71% भाग में। और ये है बाकी बचा कुचा भाग, ये है स्थल, स्थल मंडल हो जाएगा, ये जल मंडल हो जाएगा। देखो इतना परसेंट जल है, फिर भी हमारे अंदर यानी अपनी पृथ्वी में जल ही जल की कमी है। देखते हैं इसका कारण कहाँ कहाँ क्या स्टोर है। इस 71% का, इस 71% का, 91% का 97%, 97% 97% जल है, वो है महासागरीय जल। महासागरीय जल, इस महासागरीय जल में NaCl, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिसे हम यूज नहीं लेते हैं, यानी अपने लिए उपयोगी नहीं है, यूजलेस है। बचा कितना, 3% जल। ये जल है शुद्ध या पीने योग्य जल, शुद्ध या पीने योग्य जल, ठीक है। इस शुद्ध या पीने योग्य जल में कहां कहां स्टोर है, नदियों में, बर्फ जो ग्लेशियर जमे हुए हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, वहां पर बर्फ जमे है, उसमें झील
और तालाब, और साथ में पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी भूगर्भ में 3% जल, देखो इतनी जगह है, और 97% महासागरीय जल है। देखो नदी बहकर इसी में जाती है, ऐसे तो है नहीं कि पृथ्वी में ही समा जाए जिससे हमारा जल स्तर और ऊंचा हो सके, ये भी महासागर की ओर जा रही है। तो 3% जल, 3% जल, 100% का 3% वो हमारे लिए। अब देखो आप उसका कैसे क्या यूज करते हो, मैं कैसे यूज करता हूँ। हम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं जल को, आप पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, पर ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी होना चाहिए जल। तो देखते हैं इसके लाभ हानि कैसे क्या क्या है। फर्स्ट में हम देखते हैं पीने योग्य जल के गुण। मैं इनको साफ कर देता हूँ स्टूडेंट्स। पीने योग्य जल के गुण, पीने योग्य जल के गुण है भाई, एक तो इसमें पीएच ठीक होना चाहिए। इसका पीएच हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लॉगरिथम लघुगणक मान को, जो पीएच जैसे अम्लीय है, क्षारीय, ये कैसा होना चाहिए, उदासीन। ना तो हम अम्लीय यूज करते हैं ना क्षारीय। नंबर 2, आंखों से दिखने वाली अशुद्धि, जैसे वनस्पति या कोई जीव, ये नहीं होने चाहिए। नंबर तीसरा आ जाएगा O2 पर्याप्त मात्रा में क्यों हो, O2 ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो। O2 पर्याप्त मात्रा में हो। ये हो गए पीने योग्य जल के गुण। अब हम देखते हैं पीने योग्य जल के लाभ। क्या लाभ होते हैं हमारे शरीर में, डायरेक्ट लिख देते हैं जल के लाभ। जल से हमारे शरीर को लाभ, हमारे शरीर को क्या लाभ होगा। फर्स्ट में बात करते हैं अपशिष्ट पदार्थ। लीवर से बन रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ, ब्लड में, ब्लड किडनी से छने, जो यूनिट 2 है मानव तंत्र अध्याय है, उसमें सब बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अपशिष्ट पदार्थ जो यूरिया हमारा जल के साथ ही निकलता है। तो पहला आ जाएगा अपशिष्टों का उत्सर्जन, ये भी जल के द्वारा आया हुआ है। नंबर दूसरा देखें, दूसरा आ जाएगा O2 लेवल। नंबर दूसरा आ जाएगा जो जल है उसका लेवल, जल से ही बनेगा वो तो, और साथ में पीएच लेवल, बॉडी में कितना पीएच रखना है, ज्यादा हाइड्रोजन आयन रखने हैं या कम रखने हैं, वो पीएच लेवल भी जल से ही बनता है। नंबर तीसरा आता है किडनी स्टोन, जिसे हम बोलते हैं पथरी। अगर जल पर्याप्त मात्रा में पीते रहोगे तो जो पथरी, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किडनी में जम जाता है, वो भी एग्जिट हो जाता है पर्याप्त मात्रा में जल पीते रहेंगे तो। फोर्थ आता है एलर्जी। एलर्जी, पर्याप्त मात्रा में जल पीते रहेंगे, नहाते धोते रहेंगे तो एलर्जी वाले कारक होंगे, नहीं होंगे, जिससे एलर्जी नहीं हो पाएगी हमें। और आ रहा है सर्दी जुकाम अस्थमा। सर्दी कोमा जुकाम कोमा अस्थमा, दम, और आ जाएगा फुफ्फुसीय कैंसर या फेफड़ों का संक्रमण।
फेफड़ों का संक्रमण इत्यादि रोग नहीं होंगे। जल से ये लाभ हो जाएंगे 4-5। इसके बाद में हम देखते हैं दूषित जल के प्रभाव। दूषित जल के प्रभाव ये तो बेसिक तौर पर था, पर ये है आपके लिए भाई पीने योग्य जल के क्या गुण होते हैं, 1-2 नंबर पूछ ले। पीने योग्य जल के लाभ क्या होते हैं। अब देखते हैं हम दूषित जल के दुष्प्रभाव। तीसरा हम देखते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल से देखो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु इत्यादि जल के द्वारा हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और बॉडी में एंटर करेंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे, रोग। तो ये रोग हो सकते हैं जैसे हैजा, पेपिस जैसी बीमारियां, रोग हो सकते हैं हैजा और पेचिस, पेचिस दस्त और हैजा जो गर्मी के मौसम में होता है, जानते हो कंडीशन आया होगा कभी ना कभी। तो दूषित जल के दुष्प्रभाव एक हो गया। नंबर दूसरा हम देखते हैं जैसे वायरल संक्रमण हो जाता है। नंबर दूसरा हो सकता है वायरल संक्रमण। वायरल संक्रमण से हो सकता है हेपेटाइटिस, और हो सकता है जैसे टाइफाइड और पीलिया। टाइफाइड और पीलिया ये रोग हो सकते हैं किससे, वायरल संक्रमण से। तीसरा देखते हैं जैसे नारू या बाला रोग, इंपॉर्टेंट है, नारू या बाला रोग। भैया वो मूवी वाला नहीं है, सिंह जो बाला बाला वो नहीं, ये रोग है नारू या बाला रोग। ये राजस्थान में अधिकतर होता था। कहाँ होता था, राजस्थान में अधिकतर होता था। ये सन 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद में इसका कोई मरीज नहीं मिला राजस्थान में। 2000 के बाद कोई पेशेंट नहीं मिला। कोई मरीज नहीं मिला। तो इसके एक उन्मूलन चलाया गया। कौन सा उन्मूलन, नारू या बाला रोग उन्मूलन। ठीक है, नारू या बाला रोग उन्मूलन चलाया गया। इसका जो संक्रमित जो विषाणु है वो है, संक्रमण करता है विषाणु वो है ड्रैगनकुलस मेडिनोसिस। ये इसका संक्रमण करता है, जो रोगजनक है वो है, रोगजनक हो गया ड्रैगनकुलस मेडिनोसिस। थोड़ा लंबा नाम है, इसको 2-4 बार लिख कर आप याद करोगे तो आसानी से याद हो सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं जल जनित रोगों से बचाव। जल जनित रोगों से बचाव, भाई कोई भी चीज है तो उसका बचाव भी तो जरूरी है ना। जैसे इस टाइम कोरोना चल रहा है तो उसका बचाव, जैसे मास्क वास्क लगा के सैनिटाइज का यूज करें तो ये बचाव हुए। तो इसी प्रकार इसके बचाव होंगे। पहला बचाव हो गया जल को उबाल कर सेवन करें। नंबर दूसरा है छान कर सेवन करें।
जो पानी के टंकी है या जो साधन है पानी के, समय समय पर सफाई, समय समय पर सफाई करें। और एक देखे तो एक ये हो सकता है जैसे नहाने और कपड़े धोने। नहाने धोने वाला पानी है उस पर क्या करें, प्रतिबंध लगाएं, जिसे जो अपना स्वच्छ जल है वो दूषित न हो। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट में हमने देखा जल पाया जाता है 71%, बाकी स्थल भाग हुआ 71 का देखें तो 3% पीने योग्य जल है, बचा 97% हो जाएगा महासागरीय जल। क्लियर। 3% है उसमें ग्लेशियर आ गया, नदियां, तालाब, झील, ये सब आ गई। और हमारे भूगर्भ के अंदर वो जल है वो भी आ गया 3% के अंदर। उसका हम यूज कैसे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में हमने देखे शुद्ध जल कैसा हो सकता है, यानी कैसा होता है, हो सकता है नहीं कैसा होता है। जैसे पीएच उसका ठीक होना चाहिए, आंखों से दिखने वाली अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। इसके बाद में आ रहा है जैसे जल से हमारे शरीर को क्या लाभ, अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, पीएच लेवल, जल का लेवल, पथरी, एलर्जी, और ये इसके बाद में दूषित जल के दुष्प्रभाव देखे, रोग आए थे। और दूषित जल यानी जैसे पी रहे हैं उससे कैसे बचा जा सके, शुद्ध कैसे करके पी सके, तो वो कुछ कारण आ जाएंगे। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स या मोटापा।